हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो शॉर्ट में बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। यह थ्योरी हमें यह बताता है कि कोई किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, उसके बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे, उसके बारे में बताता है। मीन्स कंप्लीट कोवलेंट मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को डिफाइन करने वाला थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किए थे सिडविक एंड पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने इन 1940 में, लेकिन इस थ्योरी को फर्दर डिफाइंड किया गया और डेवलप किया गया निहोम एंड गिलेस्पी के द्वारा 1957 में। मींस 1957 में इस थ्योरी को और मॉडर्नाइज किया गया और कॉन्सेप्ट इसको डेवलप किया गया। तो देखते हैं हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता क्या है। जितने भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो सब के सब मोलिकुलर फॉर्म में रहते हैं, डिस्क्रीट मोलिकुलर फॉर्म में। तो उस मोलिक्यूल का क्या शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में थ्योरी बताता है। जैसे हमारा कोवलेंट कंपाउंड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। कोवलेंट कंपाउंड के पास एक सेंट्रल एटम होता है और उसके पास बहुत सारा पेरिफेरल एटम होता है। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो एटम्स रहते हैं सबको हम लोग पेरिफेरल एटम्स बोलते हैं। ये सब पेरिफेरल एटम्स हैं। ये है सेंट्रल एटम, एंड ये सब है पेरिफेरल एटम्स। पेरिफेरल जो पेरिफेरी पे रहता है, पेरिफेरल एटम्स। हमारे सेंट्रल एटम के पास जितने भी ये पेरिफेरल एटम है सब बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जितना भी बॉन्ड दिख रहा है आपको, सभी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। यू नो, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबके पास दो इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में प्रेजेंट रहता है इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। अब हमारे किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम के अराउंड में मोर देन वन बॉन्ड्स होता है, मींस मोर देन वन बॉन्ड पेयर होता है, मींस मोर देन वन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसके अलावा हमारे कोवलेंट कंपाउंड जो रहता है उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी हो सकता है। बॉन्ड पेयर तो रहता है, साथ में लोन पेयर भी हो सकता है। यह लोन पेयर हुआ। लोन पेयर, लोन पेयर किसको बोलते हैं? किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास अनबॉन्डेड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोन रहता है, अकेला रहता है, मींस बॉन्डेड नहीं रहता है। किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर होता है वो हमेशा एक ही एटम के पास रहता है, मींस एक ही एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। जबकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जो बॉन्ड पेयर रहता है, वो दो दो एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। जैसे यह हमारा कंपाउंड है, इसके सारे बॉन्ड पेयर है, मींस 5 बॉन्ड आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है। तो ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम दोनों से बॉन्डेड है, मींस दोनों के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। लेकिन जो लोन पेयर दिख रहा है वो केवल सेंट्रल एटम के पास है, इसलिए लोन पेयर के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो ज्यादा दूर में डिफ्यूज रहता है। लोन पेयर ज्यादा जगह कैप्चर करके रखता है, जबकि बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहने की वजह से वो फिक्स जगह पे, डिफाइंड जगह में रहता है, वहीं पे कन्फाइंड रहता है। हमारे सेंट्रल एटम के पास मोर देन वन लोन पेयर भी हो सकता है। तो यह हमारा हुआ जनरल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी किसी कोवेलेंट कंपाउंड के ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसके शेप को डिफाइन करता है। तो कैसे डिफाइन करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। यह हमारा है सेंट्रल एटम जिसके अराउंड में बहुत सारे बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर भी रहता है। अब लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का मानना यह है
इक्विवेलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अगर अनबॉन्डेड है तो लोन पेयर कहलाता है, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में है तो बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर, इसको शॉर्ट में हम लोग एलपी लिखते हैं, बॉन्ड पेयर को बीपी। लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से हमारा मोलेकुल अनस्टेबल हो जाता है। मोलेकुल के अंदर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से हमारे मोलेकुल का स्टेबिलिटी लो होता है। मोलेकुल अपने स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अपने सभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को रीअरेंज करता है। इस तरीका से रीअरेंज करता है कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज हो। हालांकि यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स, इस रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लोन पेयर के बीच में लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि मैं आपको बताया हूं कि लोन पेयर जो रहता है वो हमारे ओनली सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है, इसलिए लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा दूर में डिफ्यूज रहते हैं, मींस मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर पे काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, इसलिए लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद जो लोन पेयर है वो हमारे बगल के जो बॉन्ड पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनसे भी रिपल्सिव फोर्स रखता है, मींस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन यह रिपल्सिव फोर्स लोन पेयर से वीकर होता है, इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सिव फोर्स लोन पेयर से वीकर होता है। और सबसे वीक रिपल्सिव फोर्स बॉन्ड पेयर के बीच में लगता है, क्योंकि bonded electrons are attracted by nucleus of two atoms, so they are less diffused and less low delocalized। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काफी अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस से दोनों, इसलिए वह इधर उधर बहुत कम करते हैं, डिफ्यूजन कम होता है उनका, जिसकी वजह से वो रिपल्सिव फोर्स कम एक्ट करते हैं। दैट्स वाई बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स इज लिस्ट। तो यह हमारे रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर है। इसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से हमारे मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी लो होता है। मोलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इस सभी लो रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करना चाहता है। रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए मोलिक्यूल को अपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को रीअरेंज करना पड़ता है। इस तरीका से रीअरेंज करता है जिससे रीअरेंजमेंट के बाद इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज हो जाए और मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। उस रीअरेंजमेंट के बाद जो ज्योमेट्री डेवलप होकर के आता है वही ज्योमेट्री उस कोवेलेंट कंपाउंड का ज्योमेट्री कहा जाता है, और उस ज्योमेट्री में जो भी बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल होता है। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि मोलिक्यूल अपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर को किस तरीका से रीअरेंज करता है, और वही केस लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मोलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा, कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा, तो किस तरीका से वो रीअरेंज करेगा, मीन्स कंप्लीट रीअरेंजमेंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। और वही वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है। वेस्पर थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट यही है, इस थ्योरी को अप्लाई करके दुनिया में जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है सबको वन बाय वन करके यहाँ पे मैं लूंगा, सबका ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, एग्जांपल सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे होगा टाइप ऑफ मोलेकुल, इसके बाद होगा स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, इसके बाद एक्चुअल ज्योमेट्री,
एक्चुअल ज्योमेट्री, फिर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो स्ट्रक्चर में ही हमें पता चल जाएगा, यहीं पे बॉन्ड एंगल भी रख लेते हैं। स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं, राइट। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं उस मॉलिक्यूल को लूंगा जिसके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम है वह 2 हो। लेते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट, पेन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 2 हो। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 2 है। इसमें फर्स्ट, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 है, कोई नहीं है, और बॉन्ड पेयर 2 है, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग mx2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पेरिफेरल एटम को और m से सेंट्रल एटम को। 2 बॉन्ड है इसलिए 2 पेरिफेरल एटम ले लिया और कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है, मीन्स हमारा वेस्पर थ्योरी बोलता है कि हमारा सेंट्रल एटम अपने बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐसे अरेंज करना चाहता है जिसकी वजह से उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो। तो जब हमारे सेंट्रल एटम के पास 2 ही बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो दोनों बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पर रखेगा। तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, एक को रखेगा और इधर, दूसरा रखेगा उसका अपोजिट में इधर। अब इनके बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो गया जी, 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीका से हमारा मोलिक्यूल रखेगा अपने सेंट्रल एटम, इस तरीका से बॉन्ड पेयर को रखेगा, मींस पेरिफेरल एटम को रखेगा। ऐसा करने से दोनों बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, इनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो गया और मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह का मोलिक्यूल जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, उसका ये स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है, यह स्ट्रक्चर हुआ। अब पेरिफेरल एटम को मिलाने से जो ज्योमेट्री डेवलप होता है वो ज्योमेट्री कहा जाता है। दोनों पेरिफेरल एटम को अगर आप मिलाओगे तो कैसा ज्योमेट्री दिखेगा, लीनियर दिखेगा, एक लाइन पे दिखेगा, इसलिए इसका ज्योमेट्री हो गया लीनियर। जब हमारे कोवेलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, ओनली बॉन्ड पेयर होता है, तो उस केस में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ज्योमेट्री सेम होता है, इसलिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री भी लीनियर होगा और एक्चुअल भी क्या होगा, लीनियर ही होगा, दोनों सेम होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी, एग्जाम्पल होगा BH2 BCl2 ETC। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। केस सेकेंड, व्हेन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 3, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 3 है। इसमें फर्स्ट, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, इस तरीका के मॉलिक्यूल को हम लोग mx3 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं और 3 बॉन्ड पेयर है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप सब देखो। अब हमारे सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तीनों बॉन्ड को हमारा सेंट्रल एटम इस तरीका से अरेंज करेगा कि उनके बीच का एंगल मैक्सिमम हो और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो। तो क्या हो सकता है जी, तो आपको पता है 3 बॉन्ड को एक दूसरे से मैक्सिमम 120 एंगल से आप सेपरेट कर सकते हो। तीनों को एक दूसरे से 120 डिग्री पे सेपरेट किया जा सकता है। इस तरीका से 120 एंगल पे मैक्सिमम सेपरेट करके रख लेता है हमारा सेंट्रल एटम।
ऐसा करने से उसके बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सिव फोर्स मिनिमम रहता है और मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। ओके जी। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री बनाने के लिए रूल यह होता है कि पेरिफेरल एटम को मिला दो। पेरिफेरल एटम को मिलाने से, इसको मिला रहा हूं मैं, जो शेप डेवलप होकर के आएगा, जो ज्योमेट्री डेवलप होकर के आएगा, वही ज्योमेट्री हमारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होगा। तो आप देख रहे हो कि यह ट्रायंगल के शेप में आ गया, इसलिए इसको ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हो और ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं हम लोग। राइट। जब किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं रहता है तो उसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री और एक्चुअल ज्योमेट्री दोनों एक ही रहता है। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर होगा और एक्चुअल भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और इस तरह के मॉलिक्यूल का जो एग्जांपल होगा वो एग्जांपल होगा BH3, BF3, BCl3, BBr3, etc. राइट। अब इसमें सेकंड, इफ लोन पेयर 1 एंड बॉन्ड पेयर 2, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो, उसको हम लोग mx2 से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीका से, और एक लोन पेयर दिखा दिया। अब इस तरह के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होगा? अब हमारे सेंट्रल एटम के पास दो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो एक बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर आ जाएगा। मीन्स इस तरीका से जो हमारा पहले मॉलिक्यूल था, लेकिन अब इसमें किसी एक बॉन्ड की जगह पे आप लोन पेयर रख दो, यहाँ पे लोन पेयर रख दो, आप लोन पेयर आ गया। तो अब लोन पेयर आ गया तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड एंगल कितना होगा? ऐसे बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर के आने की वजह से लोन पेयर का जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो बॉन्ड पेयर से स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इधर से भी लोन पेयर बॉन्ड को दबा देगा, इधर से भी बॉन्ड को दबा देगा। ऐसा करने की वजह से, दोनों तरफ से बॉन्ड को दबा देने की वजह से, यह बॉन्ड एंगल का वैल्यू 120 डिग्री से कम हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री। राइट। तो बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री से कम हो जाएगा। अब इसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो होगा ट्राइगोनल प्लेनर ही, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के सम पे डिपेंड करता है, इसलिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो होगा वह ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। बट एक्चुअल ज्योमेट्री बदल जाएगा जैसे ही मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आता है, एक्चुअल ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड से डिफर कर जाता है, और इस तरीका से इस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल ज्योमेट्री होगा कैसा दिख रहा है जी? बेंट दिख रहा है, इस तरीका का दिख रहा है। तो इसका एक्चुअल ज्योमेट्री हो गया बेंट। एंगुलर एंगल के शेप में दिख रहा है, तो एक्चुअल ज्योमेट्री एंगुलर हो गया। वी के शेप में भी दिख रहा है, तो इसको वी शेप्ड भी बोल सकते हो। तो इस तरीका से जैसे ही मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आता है, वैसे ही मॉलिक्यूल का एक्चुअल ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड से डिफर कर जाता है। ओके जी, क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल SO2 होता है, ओजोन होता है, O3 etc। राइट। अब हम लोग इस टाइप में, इस केस में ही दो तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है। अब तीसरा केस, नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, जहां पे मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 होगा। केस 4, केस थर्ड। when लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम
4 है। जब मोलेकुल के पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 4 होता है, इस केस में लेते हैं, चेक करते हैं फर्स्ट पहले, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, मीन्स ऐसा मोलेकुल जिसके पास लोन पेयर 0 है लेकिन बॉन्ड पेयर 4 है। इस बार देखो क्या होगा, इस तरह के मोलेकुल को हम लोग mx4 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई लोन पेयर नहीं है। अब इस बार सेंट्रल एटम हमारा किस तरीका से अरेंज करेगा। अब अगर इस बार सेंट्रल एटम चारों बॉन्ड को एक ही प्लेन में अगर रखेगा तो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा जी, मैक्सिमम 90 हो सकता है। 360 एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो 90 होगा। 90 डिग्री जो एंगल होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मोलेकुल के बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स काफी हाई हो जाता है। इसलिए इस बार मोलेकुल हमारा अपने सभी ऑल 4 बॉन्ड को एक ही प्लेन में नहीं रखता है। इस बार करता क्या है हमारा मोलेकुल कि अपने 2 बॉन्ड को एक प्लेन में रखता है। जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे हमारा सेंट्रल एटम है, तो ये 2 पेरिफेरल एटम बोर्ड पे ही रहता है और एक पेरिफेरल एटम जो होता है वो बोर्ड के अंदर रहता है। ये जो डैश देख रहे हो यह बिलो द प्लेन, एक हमारा बिलो द प्लेन होता है, ये हुआ बिलो द प्लेन। ये डैश हमारा शेप है, ये इसको डैश शेप हम बोलते हैं। इसको हम लोग, ये जो डैश आप देख रहे हो इसको वेज बोलते हैं हम लोग, वेज, वेज, डैश वेज। वेज का मतलब होता है एक ऐसा शेप जिसका एक पार्ट पतला हो पीछे वाला पार्ट मोटा हो जाए। वेज इसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं पचड़ी। जैसे कुल्हाड़ी है कोई भी, या टांगी है कोई भी, जो मतलब ऐसा लोहा का हमारा एग्रीकल्चर का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हैंडल लगा रहता है लकड़ी का, सब में हम लोग इस तरह का पचड़ी वेज डालते हैं। एक इस तरह का न्यूक्लियर लकड़ी उसके अंदर डाल देते हैं, उसको ठोक देते हैं, तब जाकर के वो मजबूत होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो वेज का मतलब होता है एक ट्रायंगुलर नुकीला शेप, वुड का, वुडन, जिसका जो माउथ हो वो पतला हो और पीछे पीछे थिक, उसका मतलब पीछे वाला पार्ट जो होता है थिकर होते जाता है। इसको हम लोग वेज बोलते हैं। डैश वेज है और ये सॉलिड वेज है। इस तरीका से ये हमारा सॉलिड वेज है। यह होता है एबव द प्लेन। मीन्स इस बार हमारा सेंट्रल एटम करता क्या है कि अपने चारों बॉन्ड को एक ही प्लेन में ले रखता है। सेंट्रल एटम बोर्ड पे है तो 2 बॉन्ड को, 2 हमारा पेरिफेरल एटम को बोर्ड पे रखता है, सेम प्लेन में रखता है, और एक जो बॉन्ड देख रहे हो बोर्ड के अंदर रखता है और एक बोर्ड के बाहर रखता है। इसका ज्योमेट्री हम लोग इस तरीका से रहता है। देखो यह ज्योमेट्री है इसका, टेट्राहेड्रन इसको बोलते हैं, इस शेप में रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉन्ड ऊपर रहता है। इसको कैसे हो आप दिखा सकते हो, एक बॉन्ड ऊपर है और 3 बॉन्ड इस तरह से नीचे है। मीन्स इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे हो दिखेगा, एक बॉन्ड एबव है और 3 बॉन्ड इस तरीके से दिखता है। मीन्स टेट्राहेड्रन में 3 बॉन्ड दिखता है नीचे की तरफ और एक ऊपर दिखता है। यहाँ पे कोई भी एक बॉन्ड आप देखोगे कोई भी एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड आपको लगेगा कोई एक बॉन्ड आपसे दूर है, 3 बॉन्ड आपकी तरफ है। जैसे यहाँ पे देखो यह बॉन्ड एबव दिख रहा है और 3 बॉन्ड नीचे दिख रहा है। कोई बच्चा अगर इधर से देखेगा तो उसको येलो वाला दिखेगा उसके तरफ और ये 3 दिखेगा उससे अवे। तो यह हमारा इस तरह का शेप में रहता है। यह 2 बॉन्ड एक प्लेन में रहता है, एक एबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। लेकिन सबको बोर्ड पे अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह का ज्योमेट्री से दिखता है। सभी पेरिफेरल एटम को मिला दो
तो ज्योमेट्री डेवलप होकर के जाएगा। इस ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहेड्रन बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ये जो टेट्राहेड्रन होता है, टेट्राहेड्रन, ये टेट्राहेड्रन में चारों बॉन्ड एकदम सिमेट्रिकल होता है। आप देख लो किसी भी साइड से करो आपको इस तरह से दिखेगा। एक बॉन्ड दिखेगा आपके तरफ और 3 उससे अवे दिखेगा। एक ऊपर दिख रहा है, 3 नीचे दिख रहा है। यहां से कोई दिखेगा तो एक बॉन्ड उस तरफ दिखेगा, 3 उससे अवे दिखेगा। यह टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होता है। यही हमारा इस तरह के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होता है जिसके पास 4 बॉन्ड पेयर होता है, कोई लोन पेयर नहीं रहता है। यहाँ पे सबके वर्टेक्स को मिला दोगे तो ज्योमेट्री डेवलप उसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। यहाँ पे सभी बॉन्ड एंगल जो रहता है, जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो, सभी बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होता है और इस सभी बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको आप लिख सकते हो 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो। चूंकि 1 डिग्री का 60 मिनट होता है, इसलिए 0.5 डिग्री का मीन्स हाफ डिग्री का 30 मिनट हुआ, तो 30 में तो 28 मिनट एक्चुअल में रहता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट भी लिख सकते हो और 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो। जब आप मिनट लिखते हो तो यहाँ पे डैश नहीं देते हैं क्योंकि ये डिग्री और मिनट अलग अलग है, लेकिन जब यहाँ पे 109.5 देते हो तो पॉइंट यहाँ दे सकते हो क्योंकि 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को ही, राइट। तो सभी बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम होता है 109 डिग्री 28 मिनट, सभी चारों बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होता है। हालांकि एक्चुअल में टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री जो दिख रहा है इसमें टोटल 6 बॉन्ड एंगल होता है, 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन आपको मोटा मोटी तौर पे देखो 6 कौन कौन हुआ। एक इन दोनों के बीच का, रेड और येलो के बीच का, फिर जो टॉप है उससे पहले देख लो, रेड और येलो के बीच का बॉन्ड एंगल 1 हुआ, रेड और इस ब्राउन के बीच का बॉन्ड एंगल 2 हुआ, रेड और ब्लू के बीच का बॉन्ड एंगल 3 हुआ, और फिर येलो और ब्राउन के बीच के एंगल 4 हुआ, फिर येलो और ब्लू के बीच के एंगल 5 हुआ, फिर हमारा ब्लू और ब्राउन के बीच के एंगल क्या हुआ, 6 हुआ। तो इस तरीका से 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग को 4 दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4, बट एक्चुअल में 6 टेट्राहेड्रल यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है। यही ज्योमेट्री है हमारे मतलब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का, टेट्राहेड्रल का ये शेप होता है। तो जब हमारा मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर नहीं रहता है, तो उस समय हमारा सेंट्रल एटम चारों बॉन्ड को एक प्लेन में नहीं रखता है, 2 बॉन्ड को एक प्लेन में रखता है, एक को अबव द प्लेन दूसरे को बिलो द प्लेन करता है। ऐसा करने से जो ज्योमेट्री डेवलप होता है वो टेट्राहेड्रन कहलाता है। और टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में ऑल बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम होता है, सभी बॉन्ड एंगल एक दूसरे से सिमेट्रिकल होता है, सब किसी भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल सेम रहता है। मींस टेट्राहेड्रल में सब किसी 2 बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही रहता है, इन दोनों के बीच का वही रहता है, इन दोनों के बीच का वही रहता है, मींस किसी भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल सेम रहता है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ जो नया है, अब तक जो पढ़े उसे न्यू है। इसका एग्जाम्पल लोन पेयर चूंकि यहाँ पे 0 है इसलिए एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों ज्योमेट्री सेम होगा यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल होता है मीथेन, CH4, CCl4, CF4, अमोनियम कटायन, ये सब हमारा फॉस्फोनियम कटायन, ये सब हमारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ही एग्जाम्पल है। ओके जी। अब इसमें सेकेंड, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1 एंड बॉन्ड पेयर 3, अगर लोन पेयर 1 आ गया बॉन्ड पेयर 3 हो गया, दोनों का सम अभी 4 है, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री यहाँ भी सेम होगा। लेकिन एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर के आने की वजह से एक्चुअल ज्योमेट्री जो होगा वो एक्सपेक्टेड से डिफर कर जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे क्या होगा। इस बार हमारा सेंट्रल एटम जो टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड रखता था
उसमें से किसी एक बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर आने से क्या होगा जी, यह तीनों ही बॉन्ड को मिला दो तो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है और सेंट्रल एटम ऊपर है यहाँ पे, तो बेस ट्रायंगल होगा, ऊपर सेंट्रल एटम उठा हुआ है, तो कैसा शेप दिखेगा आपको, बेस ट्रायंगुलर ऊपर उठा हुआ है, बेस ट्रायंगल है ऊपर उठा हुआ है, तो ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल एक्चुअल ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है, लेकिन अगर कोई पूछेगा इसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के सम पे डिपेंड करता है और वो सम सेम 4 ही है, इसलिए टेट्राहेड्रन होगा, बट एक्चुअल ट्राइगोनल पिरामिडल होगा लोन पेयर की वजह से। अब ये बॉन्ड एंगल कितना होगा कैसे बॉन्ड एंगल था हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन लोन पेयर के आने की वजह से लोन पेयर दोनों तरफ से बॉन्ड को दबा देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड का जो वैल्यू होगा 109.28 मिनट से कम हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल हमारा होता है अमोनिया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल घट करके 109 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज होकर के 107 डिग्री के आसपास हो जाता है, राइट। तो इस तरीका से बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड सर से कम हो जाएगा, जितना होगा उससे कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर के दोनों तरफ से दाबने की वजह से, प्रेशर डालने की वजह से बॉन्ड एंगल का वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल अमोनिया हो गया। नेक्स्ट, अब लोन पेयर का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे और बॉन्ड पेयर का वैल्यू भी 2। ऐसा मोलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2, इस तरह के मोलिक्यूल को हम लोग mx2 और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस बार भी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 ही है, इसलिए मोलिक्यूल का एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रन ही होगा, बट एक्चुअल ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल ज्योमेट्री लोन पेयर के आने के बाद बदल जाता है, तो एक्चुअल ज्योमेट्री हमारा डिफर कर जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब इस बार ऐसे टेट्राहेड्रल अगर ये होता तो इस तरह का इसका शेप होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि इसके पास दो लोन पेयर आ गया। दो लोन पेयर आने की वजह से दो बॉन्ड पेयर की जगह पे लोन पेयर आ जाएगा। एक लोन पेयर यहाँ हमारा रहेगा, दूसरा लोन पेयर यहाँ रहेगा, और ऐसा होने की वजह से लोन पेयर दो होने की वजह से इसका जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से डिफर कर जाएगा। अब ये इसका एक्चुअल ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है जी, ये वी शेप में दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं वी शेप्ड। इसका एक्चुअल ज्योमेट्री हो जाएगा वी शेप्ड। एंगल के शेप में दिख रहा है तो एंगुलर बोलेंगे इसको, एंगुलर। और बेंट बोलेंगे तो एक्चुअल ज्योमेट्री इसका हो गया बेंट हो गया, वी शेप्ड हो गया, एंगुलर हो गया। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लेकिन टेट्राहेड्रन ही रहेगा। बॉन्ड एंगल का वैल्यू दोनों तरफ से लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स की वजह से दोनों ही लोन पेयर दोनों बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल का वैल्यू और कम हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और इस बार जो कम होगा इससे पहले वाले केस से ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि इस बार दो लोन पेयर है। और इसके एग्जाम्पल है हमारा वाटर। वाटर के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर होता है सब कुछ। वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। तो आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल अमोनिया से भी इसका कम हो गया, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर आ जाता है। ओके जी, अब नेक्स्ट, अब हम लोग केस बदलेंगे, केस 4 पढ़ते हैं। केस 3 डिस्कस हो गया। केस 3 में इतना ही तरह का मोलिक्यूल हो सकता है। केस 4 when लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 5, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 5 है, तो क्या होगा। इसमें फर्स्ट लेते हैं हम लोग लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर 5। लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 5 है। इस बार क्या होगा
इस तरह का हमारा लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 5 हो गया। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग MX5 से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई लोन पेयर नहीं है। इस बार हमारा सेंट्रल एटम करता क्या है कि अपने 3 बॉन्ड को एक प्लेन में रख लेता है, राइट। और इस तरीका से रखता है कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री रहता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ये तीनों को मिला दोगे आप सब तो कैसा दिखेगा, ट्रायंगल के शेप में दिखेगा ये। और दो जो बॉन्ड होता है उस एक बॉन्ड को इस जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ट्राइगोनल, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एबव रखता है और दूसरे को बिलो रखता है। इस तरीका से जो बॉन्ड आपका इस प्लेन पे ट्रे हो वह हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर के शेप पे परपेंडिकुलर है, इस तरह से है एबव। अब एबव द प्लेन है तो कितना एंगल बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा तीनों बॉन्ड से। यह एंगल 90 डिग्री हो गया, यह एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब जो एबव द प्लेन है इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये भी एक्सियल बॉन्ड है। और तीनों जो एक प्लेन में है इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल। राइट। अब इसका ज्योमेट्री कैसा डेवलप होगा वो देखने के लिए यहां मैं इसको बना दे रहा हूं। 3 बॉन्ड को एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे सेपरेट किया गया और तीनों के वर्टेक्स को मिलाने से ट्रायंगल का शेप डेवलप हो गया। अब एक बॉन्ड इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एबव है ऊपर, दूसरा नीचे है। अब जो प्लेन के परपेंडिकुलर एबव है इसको तीनों ट्रायंगल वाले से मिला दो, प्लेन वाले से मिला दो। ये जो बिलो द प्लेन है इसको भी तीनों ट्रायंगल वाले से मिला देंगे। अब ज्योमेट्री जो डेवलप होकर के आया यही इसका एक्चुअल ज्योमेट्री हुआ और एक्सपेक्टेड भी हुआ। यह हुआ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मींस बेस ए ट्रायंगल है, ऊपर भी उठा हुआ है नीचे भी उठा हुआ है। तो बाई पिरामिड का मतलब क्या होता है, उठा हुआ होना। तो ऊपर भी उठा हुआ है नीचे भी उठा हुआ है, तो बेस ट्रायंगल का है, ऊपर भी नीचे भी है, तो बोलेंगे बाई पिरामिडल, पिरामिड दोनों तरफ है। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल वो हमारा 120 डिग्री भी होता है इक्वेटोरियल के बीच वाला। और जो एक्सियल बॉन्ड होता है कोई तो इक्वेटोरियल पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इक्वेटोरियल से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो 120 भी होता है और 90 भी होता है। इस तरह के मोलिक्यूल का एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल है PCl5, PF5, PBr5, राइट। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इस तरह के मोलिक्यूल का। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं आपको बताऊंगा आप सबको, कि ये जो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड ये स्लाइटली लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इक्वाटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। व्हाई, ये समझना बेहद जरूरी है। तीनों जो इक्वेटोरियल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड आइडेंटिकल होता है, सेम लेंथ का होता है, और दोनों एक्सियल बॉन्ड भी सेम लेंथ का होता है। बट एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन यह है
ये जो हमारा एक्सियल बॉन्ड, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में तो 120 एंगल रहता है, अच्छा खासा एंगल रहता है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर है, उनके बॉन्ड पे रिपल्सिव फोर्स कम होता है। लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड है, ये हमारा जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड तो प्लेन पे परपेंडिकुलर रहता है। तो ईच एक्सियल बॉन्ड ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड से 90 एंगल फॉर्म करता है। मींस ये एक्सियल बॉन्ड जो हमारा है, ये अबव द प्लेन है, ये तीनों इक्वेटोरियल से 90 बनाता है एंगल। उसी तरीके से जो बिलो द प्लेन है एक्सियल बॉन्ड, वो भी तीनों इक्वेटोरियल से 90 एंगल बनाता है। 90 एंगल स्मॉल एंगल होने की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स काफी स्ट्रांग हो जाता है। उस रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए मोलिक्यूल क्या करता है कि एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को प्लेन से अवे कर देता है। मींस एक्सियल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन थोड़ा पेरिफेरल एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन से पेरिफेरल एक्सियल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाता है, पेरिफेरल एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है। इस तरीका से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है। बॉन्ड के लॉन्गर होने से एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और फिर बॉन्ड पे रिपल्सिव फोर्स घट जाता है, और हमारे मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई एक्सियल बॉन्ड slightly longer than equatorial bond. Means for minimizing bond pair repulsive force between axial and equatorial bond, axial bond becomes slightly longer. This is the reason. Okay जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी केस 4 में दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकंड, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 5, मीन्स इस बार लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 5 है। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बॉन्ड लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 4 है, इस तरह के हम लोग MX4 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार एक लोन पेयर आ गया हमारे सेंट्रल एटम के पास, तो क्या होगा यह कि हमारा जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसमें किसी एक बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट मैं और आपसे को बताना चाहूंगा, सेंट्रल एटम हमेशा चाहता है कि उसका लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, जो बड़ा एंगल रहता है, और लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डेवलप करता है बॉन्ड पेयर के तुलना कंपैरिजन में। इसलिए सेंट्रल एटम हमेशा चाहता है कि लोन पेयर वहां पे रहे जहां पे रिपल्सिव फोर्स कम से कम हो, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, इसलिए हमारा सेंट्रल एटम लोन पेयर को अपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेगा। तो एक इक्वेटोरियल बॉन्ड की जगह पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, राइट। अब एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो इसका भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ओनली डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ बॉन्ड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बट एक्चुअल ज्योमेट्री विल डिफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और इसका एक्चुअल ज्योमेट्री कैसा दिखेगा जी, सीसॉ जो आप पार्क में लगा रहता है स्टैंड, एक लोहा का स्टैंड इस तरह से रहता है, दो बेस लगा रहता है नीचे, इस तरीका से बच्चा सब यहाँ बैठता है, इधर बैठता है उठ जाता है, इधर बैठता है उठ जाता है, राइट। सीसॉ इसको बोलते हैं। लोन पेयर आने की वजह से कोई भी बॉन्ड एंगल यहाँ पे रेगुलर नहीं रहता है, लोन पेयर दबा देता है दोनों तरफ से, इसलिए कोई बॉन्ड एंगल भी तुम्हारा 90 नहीं रहता है, और ये बॉन्ड एंगल भी 120 नहीं रहता है। ये सारे बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाता है हमारे इस लोन पेयर के आने की वजह से। इसका एग्जाम्पल होता है SF4। ओके, SF4 टेल्यूरियम फ्लोराइड TeF4 भी होता है। नेक्स्ट, इसी केस में तीसरा कंडीशन देखते हैं।
इफ लोन पेयर 2 एंड बॉन्ड पेयर 3, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम mx3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम इस बार भी 5 ही है, इसलिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा, बट एक्चुअल डिफर कर जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेंट्रल एटम हमेशा लोन पेयर को रखना चाहता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसलिए यहाँ भी हमारा सेंट्रल एटम अपने इक्वेटोरियल पोजीशन जो 2 है उसी दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखेगा। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखने की वजह से इसका ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है जी, टी शेप्ड लग रहा है, टी के जैसा दिख रहा है या, इसलिए इसका नेम हो गया टी शेप्ड। एक्चुअल ज्योमेट्री टी शेप्ड होगा, एक्सपेक्टेड तो इसका भी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ही होगा। लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से कोई भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होता है ये बॉन्ड एंगल भी 87 के आसपास रहता है, इसलिए सभी बॉन्ड एंगल यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल ClF3 होता है, BrF3 होता है, ICl3 होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें फोर्थ केस, मतलब केस फोर्थ ही रहेगा, कंडीशन हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। इफ लोन पेयर 3 एंड बॉन्ड पेयर 2, इस बार भी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 5 ही है, इसलिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा, बट एक्चुअल डिफर कर जाएगा। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम mx2 और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगा तो हमारा सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखना चाहता है फॉर मिनिमाइजिंग रिपल्सिव फोर्स, इसलिए तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड होगा, एक यहाँ एक यहाँ। एक्सियल पोजीशन बॉन्ड होने की वजह से आप ज्योमेट्री इसका कैसा दिखेगा आपको, लीनियर, क्योंकि लोन पेयर की वजह से कोई ज्योमेट्री डेवलप तो होता नहीं है, तो इसका एक्चुअल ज्योमेट्री हो गया लीनियर, बट एक्सपेक्टेड क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जांपल होता है हमारा XCF2 और I3-। ओके जी, तो ये हमारा केस 4 कंप्लीट हो गया। अब केस 5 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। केस 5, व्हेन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 6, जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 6 हो तो इसमें फर्स्ट लेते हैं इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं हो, टोटल का टोटल 6 उसके पास बॉन्ड पेयर हो, उस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग mx6 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार हमारा मॉलिक्यूल क्या करता है कि अपने 4 बॉन्ड को किसी एक प्लेन में रखता है, 4 बॉन्ड को एक प्लेन में रखा और रेस टू बॉन्ड को उस प्लेन के अबव और बिलो कर देता है, जिसकी वजह से सभी बॉन्ड एंगल 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, सब 90 डिग्री होता है। यहाँ पे कोई 4 बॉन्ड एक प्लेन में रहता है और रेस टू जो बॉन्ड होता है उस प्लेन के अबव और बिलो रहता है। अब इसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसा दिखेगा, तो आप 4 बॉन्ड जो है उसको पहले मिला दो, ये प्लेन में आ गया। अब इसके अबव एक अबव रहता है बॉन्ड, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, और एक बिलो रहता है। अबव वाले को चारों जो प्लेन में है इससे मिला दो, फिर जो बिलो है उसको भी चारों प्लेन वाले से मिला दो,
इस तरीका से ज्योमेट्री डेवलप जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है इस तरह के मॉलिक्यूल का। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम होगा क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा SF6। इसमें सेकंड लोन पेयर 1 एंड बॉन्ड पेयर 5, इस तरह के मॉलिक्यूल को MX5 लोन पेयर दिखाते हैं। इस बार होता क्या है कि हमारा सेंट्रल एटम किसी एक बॉन्ड के जगह पे लोन पे रख देता है। यहाँ पे लोन पे रख दिया, ये 4 को मिलाओगे तो प्लेन हो गया। एक ऊपर एबव उठा हुआ है तो उसको सबसे मिला दो चारों से। कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है जी? बेस स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर उठा हुआ है, मीन्स स्क्वायर पिरामिडल हो गया। यह स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह के मॉलिक्यूल के एक्चुअल ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर पिरामिडल, बट एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेक्टेड क्या होगा जी? ऑक्टाहेड्रल, बट एक्चुअल हो गया स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जांपल है हमारा BRF5। यहाँ पे लोन पेयर के आने की वजह से सारे बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बॉन्ड एंगल 90 नहीं रहता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री रहता है, राइट। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है BRF5 में कितना एंगल 90 होता है तो 0। अब नेक्स्ट देखते हैं। लोन पेयर का वैल्यू 2 एंड बॉन्ड पेयर 4, इस तरह के मॉलिक्यूल को MX4 और ऐसे शो करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम है इसके पास दो दो लोन पेयर है, तो 4 कोई बॉन्ड एक प्लेन में रहता है और 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड रहता है, जिसकी वजह से इसका ज्योमेट्री कैसा डेवलप हो जाएगा? चारों बॉन्ड पेयर को मिलाओगे स्क्वायर का शेप आ जाएगा, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, राइट। इस तरह का मॉलिक्यूल का एक्चुअल ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर। हाँ, एक्सपेक्टेड इसका भी होगा ऑक्टाहेड्रल ही। इस तरह का एग्जांपल होता है HCF4। अब केस 6 देखते हैं। केस 6, when लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 7 है। इसमें फर्स्ट लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर 7, इस तरह के मॉलिक्यूल को IMX7 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार सेंट्रल एटम के पास 7 बॉन्ड पेयर है, तो इसमें से करता क्या है कि 5 को एक प्लेन में रख लेता है। फाइव को एक प्लेन में रख लिया, सबको मिलाओ तो पेंटागन बन जाएगा, पेंटागन बन गया। ये सब बॉन्ड एंगल जो होगा 72 डिग्री, क्योंकि 360 को इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 72 होगा। राइट। लेकिन जो दो बॉन्ड होता है उसमें से एक को इस प्लेन के अबव रख देता है, दूसरे को बिलो रख देता है, जिसकी वजह से एंगल कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है, राइट। एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री
यह 5 बॉन्ड एक प्लेन में है, इस पांचों को मिलाने से पेंटागन बन गया। एक इसके अबव है बॉन्ड, एक इसके बिलो है, अबव वाले को सबसे मिला दो, ये पांचों जो प्लेन में था, बिलो वाले को मिला दो जो पांचों एक प्लेन में था। जो ज्योमेट्री डेवलप होकर के आएगा इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बेस है पेंटागन का, ऊपर भी उठा हुआ है नीचे भी उठा हुआ है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। इसका एक्सपेक्टेड एक्चुअल एक ही यही हुआ क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 है। इस तरह के मोलिक्यूल का एग्जांपल होता है IF7, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इफ लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 6, इस तरह का के मोलिक्यूल को MX6 और लोन पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार होता क्या है कि मोलिक्यूल पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेता है अपना, इस तरीका से 4 को एक प्लेन में रखता है, 2 बॉन्ड के अबव और बिलो कर लेता है, ऑक्टाहेड्रल बन गया। लेकिन बीच में यहाँ पे एक लोन पेयर रख लेता है। इस लोन पेयर की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होकर के जो शेप बनता है उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल 90 नहीं रहता, सब अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है लोन पेयर के आने की वजह से। और इस तरह के मोलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है एक CF6, राइट। तो इतना ही तरह का दुनिया में कोवेलेंट मोलिक्यूल होता है जिसको मैं डिस्कस कर दिया हूँ। वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताना चाहता हूँ। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में। जैसे यहाँ पे ऑल 5 पेरिफेरल एटम सेम है तब तो कहीं भी किसी को नो प्रॉब्लम है, बट PCl3F2 इस तरह का अगर मोलिक्यूल है, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब इसमें कहाँ पे हम रखेंगे, किस Cl को रखेंगे एक्सियल पोजीशन पे कि फ्लोरीन को रखेंगे, कैसे समझेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उसको सेंट्रल एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे रखता है, राइट। और इस तरीका से हमारा फ्लोरीन होगा एक्सियल पे, तीनों इक्वेटोरियल पर कौन रहेगा, क्लोरीन रहेगा। ओके, इसका वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।